नमस्ते। मेरा नाम पवन। आज मैं आपको मेरे ही साथ घटे एक अलौकिक घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ जीवन में यही एकमात्र ऐसा एक घटना है जिसको मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मैं वैसे तो रहने वाला मिरिक का हूँ, पर मैं काम सिलीगुड़ी में करता हूँ। सिलीगुड़ी से मिरिक खूब दूर तो नहीं है, पर प्राइवेट कंपनी में जॉब करने की वजह से उतना आना जाना नहीं होता है मेरा। मुश्किल से छुट्टी मिलता है तब मेरा आना जाना होता है गांव। ठीक उसी तरह एक दो हफ्तों की छुट्टी मिली थी उस समय, और उसी छुट्टी में मैं घर वापस आ गया था। ये उसी समय का घटना है। मेरे घर वापस आने के ठीक 2 दिन बाद तकरीबन संध्या के समय हमारे घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद बूढ़ा इंसान खड़ा था। मैंने पहले तो पहचाना ही नहीं उनको, पर जब मैंने उनका वो कपकपाती आवाज़ सुना और जब मैंने उनके चेहरे को काफ़ी निहार कर देखा तो मैंने उन्हें पहचान लिया। वो हमारे ही गांव के एक दादाजी थे। हम गांव वाले सभी उनको घिसिंग बाजे कहकर पुकारते थे। मैंने फ़ोन पर सुना था कि घिसिंग बाजे की पत्नी के बारे में। दरअसल 1-2 महीने पहले उस दादाजी की पत्नी का देहांत हो गया था। मुझे आज भी याद है, जब हम सभी बच्चे थे तो उस घिसिंग बाजे की पत्नी को हम एकदम ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम जब भी बाहर खेलते वो हमें डांटने लगती। यहाँ बागीचे में क्या कर रहा है तुम लोग, कहते हुए हमें डंडे लेकर दौड़ाती। पर घिसिंग बाजे बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। गांव समाज में उनका बड़ा इज्जत था, क्योंकि गांव में किसी के साथ भी कुछ भी बुरा होता तो सबसे पहले घिसिंग बाजे ही सामने आते मदद करने के लिए। उनकी इसी दिलदार प्रकृति के कारण गांव भर में उनका एक अलग ही इज्जत था। घिसिंग बाजे और उनकी पत्नी का कोई संतान न था। लोगों से सुना था कि उनका एक लड़का तो था, पर एक दिन खेलते खेलते वो लड़का पहाड़ से गिरकर मर गया था। अब तो उनकी पत्नी भी नहीं रही। घिसिंग दादाजी अब संसार में एकदम अकेले पड़ चुके थे। शायद अब उनका देख रेख करने वाला भी कोई नहीं होने के कारण वो सूख कर एकदम कांटा बन चुके थे। उनको देखने के साथ ही मेरा मन एकदम भारी होने लगा। मैंने जाकर दादाजी से कहा, दादू मुझे माफ़ कर देना, मैं दादी के गुजर जाने पर नहीं आ पाया। इस पर दादाजी ने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, तो और बताओ कितनी लंबी छुट्टी पर आए हो तुम। मैंने जवाब देते हुए कहा, दादाजी ज़्यादा तो नहीं, बस 1-2 हफ्ते की ही छुट्टी है। दादाजी ने अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा, बेटा एक छोटा सा निवेदन था तुमसे, पता नहीं कैसे कहूँ, कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सुनते ही मैंने तुरंत दादाजी से कहा, अरे दादू ये आप क्या कह रहे हैं, आप बेझिझक कहिए क्या बात है। मेरे पिताजी जब बीमार थे तो मुझे आज भी याद है कि आपने किस तरह से हमारी मदद की थी। क्या पैसे की कमी है दादाजी? अगर है तो बेझिझक कहिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, अब पैसे नहीं चाहिए मुझे। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद से ही मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी हैं, जिसके कारण मेरा नींद चैन सब खो गया है। मेरे घर में बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी हैं, और जब भी मैं सोता हूँ सपने में मेरी पत्नी मुझे बड़े ही भयानक भयानक रूप में दिखाई देती है। प्राय सोते वक्त मेरा पूरा शरीर अकड़ सा जाता है। मेरी पत्नी मुझे यहाँ वहाँ दिखाई देती है, और कभी कभी तो अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बेटा मैं यह कह रहा था कि बस कुछ दिनों के लिए अगर तुम मेरे घर सोने के लिए आते तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम मेरे बगल पर सोओगे तो एक सहारा मिलेगा। तुम तो पहचानते हो प्रवीण को, वो आया था मुझे सहारा देने के लिए, पर पता नहीं 1-2 दिन के बाद उसने आना ही बंद कर दिया। मैंने सुना था गांव में कि तुम गांव में कुछ दिनों के लिए आए हो, तो तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखने आ गया मैं। दादाजी की यह बातें सुनते ही मैं एकदम दंग सा दादाजी को बस चुपचाप देखता ही रहा।
फिर मैंने माँ की तरफ मुंह घुमाकर देखा तो माँ भी अचंभा से बस दादाजी की बातें सुन रहे थे। अब इस पर मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग असल में कोई काम कर ही नहीं रहा था। बस तभी मेरे मुंह से जो निकला सो निकला। मैंने दादाजी से कहा, बस इतनी सी बात दादाजी, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। मेरे मुंह से सुनते ही दादाजी का चेहरा एकदम से खिल उठा। उनका चेहरा देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि उनके लिए कितनी बड़ी बात थी। कुछ देर बाद वो दादाजी घर को लौट गए तो माँ ने कहा, ठीक किया तूने, उनका जो उपकार है हमारे ऊपर, उनके सामने ये कुछ भी नहीं। रात को खाना यहीं पे खा लेना, उसके बाद जाना दादाजी के पास, ठीक है? वादे के मुताबिक मैं रात को खाना पीना करके घिसिंग दादाजी के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो बेचारे उस बूढ़े शरीर के साथ अपने और मेरे लिए बिस्तर मिला रहे थे। उनको इस प्रकार से देखकर मेरा मन एकदम भारी होने लगा और मन ही मन में सोचने लगा कि भगवान, ये आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? बेटा नहीं रहा, एकमात्र पत्नी का सहारा था, आपने उनको भी छीन लिया। इतने भले इंसान के साथ आप ये सब क्या कर रहे हैं? तभी दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा। अरे तू तू आ गया बेटा, आजा आजा बैठ, मैं बिस्तर लगा रहा हूँ हमारे लिए। खाना खाकर आया है तू? अगर नहीं तो कुछ थोड़ा देर बैठ, मैं चिकन और चावल लेकर आता हूँ, मैंने बना कर रखा है। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं दादू, मैं घर से ही खाकर आया हूँ और आप यहाँ आकर बैठिए, मैं बिस्तर लगाता हूँ। यह कहकर मैंने बिस्तर को मिलाया। मैं आज यहाँ सोने आऊँगा, इसलिए दादू ने नए नए तकिए और नए नए बिछौना निकाल कर रखा था। कुछ देर बाद हम बातें करते करते सो गए। उसी रात एकदम आधी रात के समय नींद में ही एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह आवाज़ सुनते ही मेरी नींद टूट गई। मेरी नींद से जागने के बाद भी वह आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बगल पर देखा तो वह आवाज़ तो दादाजी से आ रहा था। दादाजी नींद पर ही छटपटा रहे थे। वो देखते ही मैं झट से उठकर बैठ गया और दादू दादू क्या हुआ आपको, कहते हुए दादाजी को जगजगाने लगा। तो दादाजी एकदम से डर के मारे नींद से जग गए। वो उठते ही उनका चेहरा देखा मैंने तो वो डर से थर थर कांप रहे थे। इतने ठंड मौसम में भी वे पसीने से लथपथ थे। वे इतने ही डर गए थे कि मुझसे साफ लफ्ज में बात भी नहीं कर पा रहे थे। मैं दादाजी के लिए पानी लेने उनके किचन पर चला गया। किचन पर पहुंचकर एक ग्लास लेकर घड़े से पानी निकाला और जैसे ही मैं उठा, मेरे सामने वाले खिड़की से एक परछाई सा आकृति दूर खड़ा दिखा। इतनी रात गए उस परछाईनुमा आकृति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो वह आकृति को देखकर ऐसा लगा कोई खंबा हो या कोई छोटा पेड़ हो, पर थोड़ी ही देर बाद वह आकृति हिलने डुलने लगा और चलने लगा। चलते चलते वो कब गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। खैर, मैंने उस आकृति को उतना महत्व नहीं दिया और मैं दादाजी के पास दौड़ा दौड़ा चला गया। उनको पानी पिलाते ही वो थोड़ा शांत हुए और थोड़ी देर बाद वो फिर से सो गए। कल सुबह मैं वापस घर आ गया और तकरीबन दोपहर के समय मैं फिर से दादाजी के घर चला गया। वहां जाकर देखा तो दरवाजा खुला था और बाहर दादाजी का चप्पल दिखाई दिया। इससे ही मालूम पड़ा कि दादाजी घर पर है। मैंने अंदर जाते ही बाईं ओर देखा तो किचन पर एक महिला कुछ काम कर रही थी। दादाजी ने अपने समय में बहुत की मदद की थी, तो गांव के लोग भी समय समय पर दादाजी को ऐसे समय में देखने आते थे। तो मैंने भी सोचा कि गांव के ही कोई होगी जो दादाजी की मदद के लिए आई है आज। मैं सीधा दादाजी के कमरे में चला गया तो देखा तो वहाँ दादाजी खटिया पर लेटे हैं।
तो मैं और दादाजी बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने कहा, दादू चाय पियेंगे? क्या मैं चाय के लिए बोल दूं? यह सुनकर दादाजी ने बड़े हैरानी से पूछा, बोल दूं? किसे बोल दूं? मैंने इस पर कहा, किचन पर एक महिला को देखा मैंने। वो शायद गांव की ही कोई महिला होगी जो आपकी मदद के लिए आई है। आप यहीं लेटे रहिए, मैं जाकर चाय के लिए कह कर आता हूँ। यह कहकर मैं किचन पर चला गया। वहां जाकर मैंने देखा तो वहां कोई न था। खिड़की से देखा तो वो महिला ठीक उसी जगह पर मेरे तरफ पीठ करके खड़ी थी जहां कल रात मैंने वो परछाई देखा था। कुछ ऐसा वैसा सोचा नहीं मैंने और खुद ही चाय बनाने के लिए पानी उमारने लगा कि तभी दादाजी का आवाज सुनाई दिया। वो दर्द से अचानक कराह रहे थे। मैं दौड़कर रूम में जाकर देखा तो दादाजी की आंखें बड़ी बड़ी थी। दादाजी इस कदर डर गए थे कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने डरते डरते ऊपर इशारा किया। मैंने उनके इशारे की तरफ देखा तो रूम के एक कोने में ऊपर वॉल पर एक काला परछाई वॉल पर चढ़कर बैठा था। वह एकदम काला परछाई था, पर उसकी आंखें साफ नजर आ रही थी मुझे। वो भयानक रूप देखते ही डर के मारे मेरा पूरा शरीर जम गया। वो आकृति तो मुझे अपने सफेद सफेद आंखों से मुझे चुपचाप टुल टुल देख रही थी। वो दृश्य इतना ही भयानक था कि मुझे लगा कि आज तो मैं गया। डर के मारे दादाजी हाँफने लगे। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। दरअसल मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और डर के मारे ही सही मैंने बगल पर रहे एक टेबल के ऊपर एक किताब था। उस किताब को उठाकर मैंने उस पर दे मारा। वो किताब मारते ही वो काला धुआंधार आकृति धीरे धीरे हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गया। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं यहाँ से अभी के अभी भाग जाऊं, पर दादू को इस हालत पर छोड़कर भाग जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने घर पर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर कहता तो डर था कि कहीं घर वाले मुझे दादाजी के घर आने से रोक दें। सो मैं चुप ही रहा और ठीक रात के समय खाना पीना करके दादाजी के घर में फिर से सोने चला गया। उस रात सच कहूं तो दोपहर के उस घटने के कारण डर के मारे सो ही नहीं पाया, पर दादाजी उम्र ज्यादा होने की वजह से जल्द ही सो गए। देखते ही देखते आधी रात होने को आया, पर मुझे था कि नींद ही नहीं लग रहा था उस रात। फिर मैं शौचालय के लिए निकला। शौचालय घर के बाहर कुछ 30-40 कदम की दूरी पर थी। मैं वहां अंदर शौचालय पर शौच कर ही रहा था कि किसी की चलने की आवाज मुझे बाहर सुनाई देने लगी। इतनी रात गए, ये बाहर कौन है? ये सोचते हुए मैं शौचालय करके बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। तब हाथ पांव धोकर मैं फिर से दादाजी के घर की तरफ बढ़ने लगा। दादाजी का घर मेरे सामने एकदम साफ नजर आ रहा था। मेरी नजर जैसे ही घर के छत पर पड़ा तो देखा कि एक महिला अपने बाल खोले छत पर खड़ा होकर हाथ फैला रहा था। बस मैंने उसे देखा ही था कि उसने ऊपर से छलांग लगा दी, पर वो नीचे गिरती उससे पहले ही वो हवा में गायब हो गई। वो देखते ही पता चल गया था कि आज भी दादाजी के ऊपर फिर से कोई मुसीबत आने वाली है। मैं तुरंत भागा भागा दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से फिर से पहले रात की ही तरह दादाजी के गले से वो आवाज सुनाई देने लगी। वो सुनते ही अंदर जाने का हिम्मत नहीं हुआ मेरा, तो मैं जल्दी जल्दी दबे पांव से घर के पीछे चला गया जहां हम सोते थे। उसी रूम के दीवार के उस पार खिड़की के पास में जाकर खड़ा हो गया। मुझे
वहाँ दादाजी की नींद में ही छटपटाहट की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तो मैंने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटाकर देखा, तो जो दृश्य दिखा वो दृश्य दोपहर में देखा गया दृश्य से भी ज़्यादा भयानक लगा। वही दोपहर वाला काला परछाई दादाजी के तकिए पर पाँव मोड़कर बैठा था और अपने गोद पर दादाजी का सर रखकर अपने हाथ से दादाजी के बालों को सहला रहे थे। और इतने अंधेरे में भी उस परछाई का आँख मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो दादाजी को अपने बड़े बड़े सफ़ेद चमकने वाले आँखों से दादाजी को बस टुल टुल देख रहे थे। और कुछ ध्यान से देखने पर उसके वो लंबे लंबे दांत भी दिखाई दिए। वो दृश्य इतना ही भयावह था कि मेरा पूरा शरीर दुर्बल होने लगा। अचानक ऐसा लगा मानो मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा हो। उसकी हरकतें देखकर तो लग रहा था कि वो दादाजी को क्षति नहीं पहुंचा रही है, पर उसका रूप कुछ और ही संकेत दे रहा था। दादाजी भी छटपट कर रहे थे नींद में। दादाजी का वो बिगड़ता हुआ हालात को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने बाहर से ही खांसने का एक्टिंग किया। मेरी खांसने की आवाज़ सुनते ही वह आत्मा हवा में धीरे धीरे पिघल गया। वो देखकर मैं दौड़ा मेन दरवाजे से अंदर चला गया और दादाजी को संभाला। उस रात हम दोनों ने जैसे तैसे गुजारा। अगले ही दिन दादाजी के साथ मैंने खुलकर बातें की तो पता चला कि दादाजी ने दादी की अस्थियों को घर के किनारे पर मिट्टी पर गाड़ दिया है और सुबह और शाम वहाँ खाना भी चढ़ाते हैं। ये सुनते ही मुझे पता चल गया था कि दादाजी किसी न किसी तरह से दादी को पाल ही रहे थे। फिर मैंने दादाजी को समझाते हुए कहा कि दादू, आपने जो भी किया वो एक मोह माया में आकर किया है। हमें अच्छे से पता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, पर दादू, अच्छा होगा कि सत्य को आप मान लें और आगे बढ़े। दादी बुरी नहीं है, वो तो बस अपनी पीड़ा समझा रही हैं आपको। उनको सम्मान पूर्वक विदा कीजिए दादू। मेरा ये वाक्य सुनकर दादाजी की आंखों में पानी आ गया। उन्हें ऐसा देख मेरी भी आंखें नम हो गई। कल ही के दिन जिस जगह पर दादाजी ने अस्थियां को गाड़ दिया था, मैंने वहां खुदाई करके अस्थियां सहित कलश को निकाला और दादू को अपने साथ दूर मंदिर के पीछे वाले एक पवित्र नदी में चले गए। वहां जाकर हमने विधि पूर्वक दादी को विदा किया। उस वक्त मेरी नजर सिर्फ दादाजी के चेहरे पर था। उनका वो पत्नी से दूर होना और सत्य को मानना उनकी आंखों में झलकती हुई आंसू से ही पता चल रहा था, जिसे देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और मैं भी बहुत भावुक हो गया था। हमने दादी की आत्मा की शांति के लिए वहां प्रार्थना भी किया और थोड़ी देर बाद मैं दादाजी को लेकर घर आ गया। सचमुच उस दिन से लेकर वहां वैसा कुछ नहीं घटा। मैं एक हफ्ते तक दादाजी के घर पर ही ठहरा। दिन रात दादाजी के साथ रहता था ताकि उनको अकेलापन कभी महसूस ना हो। और एक हफ्ते बाद छुट्टी खत्म होने की वजह से मुझे वापस सिलीगुड़ी आना पड़ा। सच कहूँ तो उस दादाजी से एक हफ्ते में ही बड़ा लगाव सा हो गया था। उन्हें वहाँ अकेला छोड़ना मुझे पसंद तो नहीं था, पर मजबूरी थी। उन्हें वहाँ छोड़ने के बाद हमेशा चिंता सताने लगी थी कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, खाना समय पर खाया होगा या नहीं। एक तो वृद्ध, ऊपर से अकेला इंसान कैसे अपना जीवन कटा रहे होंगे। इसलिए जब भी घर पर फोन करता मैं दादू का हाल खबर लेता ही रहता। खैर, अब तो वह दादू भी इस दुनिया में नहीं है। आज से तकरीबन 3 बरस पहले उनका देहांत हो गया। इस खबर ने मुझे तोड़ दिया था। मैं वापस आया था और दादू की लाश को कंधा भी दिया था। उस दादू को खोने पर जो आंसू गिर रहे थे मेरे,
उस समय मुझे दादू के वही अपने पत्नी को खोने पर जो आंसू आए थे वही याद आ गया। तब महसूस हुआ कि अपने को खोने का एहसास क्या होता है। पर सत्य तो यह भी है कि मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं। हमें इस सत्य को मान लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।